दोस्तों, आज की ये मूवी आपको बहुत ही बेहतरीन मैसेज देने वाली है। मूवी सच्ची घटना पर बेस्ड है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। पूरी मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन किरदारों को अच्छे से जोड़ने के लिए शुरू में हमें वो सब दिखाया गया है जो मूवी की प्लॉट लाइन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इंटरवल के बाद मूवी में जो करवट आती है, वहीं से मूवी पूरी तरह से बदल जाती है और यही वजह थी कि 2013 में ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मूवी में जिसका नाम है द अटॉर्नी। तो मूवी की शुरुआत में हम किम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मिस्टर ली के लॉ फर्म में आकर उनसे मिलने आता है। यहाँ मिस्टर ली अपने एक कलीग के साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन किम को देखने के बाद वो अपनी बातें जल्दी से खत्म करके किम से बात करने लगते हैं। अब किम मिस्टर ली को बताता है कि मैंने जज की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और अब मैं अपना रियल एस्टेट बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अब उसकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में किम रियल एस्टेट बिजनेस इसलिए खोलना चाहता है क्योंकि इसमें काफी पैसा है और इसे करने के लिए किसी कॉलेज डिग्री की जरूरत भी नहीं है। असल में किम की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी ही थी कि उसे आफ्टर स्कूल ही बार एग्जाम देना पड़ा था, जिसके बाद वो लॉयर और फिर जज बन गया। अब किम आगे कहता है कि मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने रियल एस्टेट बिजनेस के कार्ड प्रिंट करवा लेता है और कोर्ट रूम और होटलों के बाहर जाकर लोगों को कार्ड बांटने लगता है ताकि उसे कस्टमर्स मिल सके। अब किम अपने न्यू ऑफिस में कस्टमर्स का वेट करने लगता है, लेकिन डिलीवरी मैन के अलावा वहाँ कोई नहीं आता। पर तभी मिस रैन नाम की एक लेडी किम का कार्ड लाकर दिखाती है और पूछती है कि क्या आप रियल एस्टेट एडवोकेट और बिजनेसमैन मिस्टर किम हैं? तो किम एक्साइटमेंट के साथ खड़ा होकर हाँ बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किम को मिस्टर ली की डिनर पार्टी में देखते हैं, जहाँ वो कुछ अनजान रियल एस्टेट बिजनेसमैन के साथ बैठा होता है जो उसे असल में जानते तक नहीं थे। अब उन्हीं में से एक बिजनेसमैन अचानक अपने साथ वाले आदमी से कहता है कि सुना है मार्केट में एक नया रियल एस्टेट बिजनेसमैन आया है जिसका नाम किम है, लेकिन उसके पास कॉलेज डिग्री तक नहीं है। अनपढ़ कहीं का, पता नहीं एडवोकेट कैसे बन गया। इतना कहते ही मिस्टर ली उनके पास आकर किम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब किम उनकी बातें पहले से ही सुन चुका होता है, इसलिए वो अपना कार्ड आगे बढ़ाकर कहता है कि मैं ही वो अनपढ़ एडवोकेट हूँ जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम किम के ऑफिस में हैरी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो उससे काम मांगने आया होता है। उस वक्त किम के ऑफिस में कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है, इसलिए किम बिना रेज्यूमे देखे हैरी को काम पर रख लेता है और हैरी भी उसी दिन से अपना काम शुरू कर देता है। अब रात को किम घर लौटकर अपनी वाइफ को आज की कमाई देता है और फिर खाना खाते वक्त उससे कहता है कि तुम पहले मन मारकर कुछ नहीं खरीद पाती थी, लेकिन अब जो चाहो खरीद सकती हो क्योंकि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। इतना कहते ही ऊपर वाले अपार्टमेंट से आवाज आने लगती है, तो किम अपनी वाइफ लीसा से कहता है कि हमें अब अपना नया घर ले लेना चाहिए। फिर अगले दिन हम किम को शिंजुकू बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 10 की बेल को रिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद घर की मालकिन मैरी गेट खोलती है। अब किम उसे अपना कार्ड बढ़ाकर अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है और फिर मैरी के घर में आते ही वो उससे इस अपार्टमेंट को खरीदने की मांग करता है। अब ये सुनकर मैरी और उसकी पड़ोसन चक्कर में पड़ जाती हैं और फिर मैरी कहती है कि मैं ये अपार्टमेंट नहीं बेच सकती, तुम नीचे वाला अपार्टमेंट खरीद लो। जिस पर किम कहता है कि आपके अपार्टमेंट की कीमत $5000 है, लेकिन मैं 15,000 देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही मैरी जल्दी से अपनी पड़ोसन को घर से निकालकर किम को शरबत देते हुए पूछती है, आखिर आप इस अपार्टमेंट को क्यों खरीदना चाहते हैं? तो किम उसे अपनी कहानी बताता है, जिसके साथ ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम किम को देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर के तौर पर काम करता था। खैर, एक दिन काम खत्म होने पर किम अपनी दिहाड़ी लेकर हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट से अपनी वाइफ और बच्चे की डिलीवरी के बारे में पूछता है। इसके बाद वो डिलीवरी रूम में जाता है, जहां उसकी वाइफ लीसा और पहला बच्चा जमीन पर सो रहे होते हैं। यहाँ लीसा की मॉम किम को बाहर लाकर गेट बंद करते हुए कहती है, मैंने हॉस्पिटल का बिल दे दिया है, तुम पैसे की चिंता मत करना। असल में लीसा की मॉम जानती थी कि किम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद कर देती है। अब लीसा की मॉम के जाने के बाद किम अपने बच्चे को हाथ में लेकर खुश हो जाता है और फिर रात में किम रोज की तरह मिस हैना के छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, जहां मिस हैना उससे पुराने हिसाब को चुकाने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन किम इससे सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 रुपए का नोट होता है। अब किम सबके जाने का इंतजार करता है और जब मिस हैना किचन में जाती है तो वो बाहर की तरफ मुड़ता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मिस हैना का बेटा शानू उसे देख रहा है, जिसके बाद किम शानू की आंखों से आंखें नहीं मिला पाता और वहाँ से भाग जाता है। अब किम इस सब से इतने गिल्ट में होता है कि उसे मिस हैना का खाना हजम ही नहीं होता और वो उल्टी कर देता है।
इसके बाद वो उसी रात एक बुक स्टोर मालिक के पास जाकर अपने आखिरी 10 रुपए जो उसने अपनी किताब बेचकर लिए थे वो वापस देकर कहता है कि मुझे मेरी लॉ की किताबें वापस चाहिए। इसके बाद वो उन किताबों को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर पढ़ना शुरू करता है। अब मूवी प्रेजेंट में वापस आ जाती है, जहां हम किम और उसकी फैमिली को न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। यहाँ लीसा दीवार पर लिखा हुआ कुछ नोटिस करती है। तभी किम अपने बेटे से कहता है कि क्या हुआ, तुम पढ़ सकते हो, बताओ ऊपर क्या लिखा है। तो उसका बेटा कहता है इसमें नेवर गिव अप लिखा है। तो किम कहता है कि इसे मैंने उस दिन लिखा था जिस दिन तुम पैदा हुए थे और जब ये घर बन रहा था। वो बताता है कि जब मैं मजदूरी का काम करता था तो मैंने ही इसी अपार्टमेंट को बनाया था और इससे हमें समझ में आ जाता है कि यही वो अपार्टमेंट था जहां किम अपनी किताबें लेकर आया था और इसी वजह से उसने इसे मैरी से 3 गुना दाम में खरीदा था। अब रात में किम अपने बच्चे के साथ मिस हैना के रेस्टोरेंट में आता है और वो देखता है कि वो रेस्टोरेंट अभी भी छोटा है, लेकिन मिस हैना का बेटा शानू बड़ा हो चुका है। अब किम मिस हैना को याद दिलाता है कि मैं वही हूँ जो 10-12 साल पहले आपका पैसा चुकाए बिना भाग गया था, लेकिन आज मैं आपका पूरा उधार चुकाने आया हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद बहुत मेहनत की, जिसके बाद मैं लॉयर से जज बना और अब एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ। अब किम को इतने सालों बाद देखकर मिस हैना की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वो उससे एक भी रुपया नहीं लेती और कहती है कि मुझे तुम पर फक्र है। ये सुनकर किम को अपनी माँ की याद आ जाती है और फिर वो मिस हैना को गले से लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है और किम अपने एम्प्लॉय हैरी को हमेशा लंच के लिए मिस हैना के ही रेस्टोरेंट में ले जाता है, जो हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि वो फैंसी होटल की डिमांड करता है। खैर, अब ऐसे ही किम के बिजनेस को 8-9 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच हैरी किम से एक लेडी स्टाफ को टी सर्विंग के लिए अपॉइंट करने को कहता है। अब किम इसके लिए मान जाता है और फिर हम एक न्यू लेडी स्टाफ नैन्सी को देखते हैं जो टी सर्विंग के लिए ऑफिस में काम करने लगती है। इस तरह अब किम अपने ऑफिस को अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेता है। फिर एक रात जब किम टीवी प्रोग्राम देखते हुए हंस रहा होता है, तभी उसकी वाइफ लीसा बताती है कि हमारी पड़ोसन जूलिया को टैक्स का बड़ा बिल आया है, उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो इसके बाद किम जूलिया की फाइल देखकर टैक्स कम करने की टिप्स देता है, जिसे सुनकर जूलिया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन किम हैरी को बताता है कि रियल एस्टेट के साथ साथ हम टैक्स कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हैं। तो हैरी कहता है कि इसके लिए अकाउंटेंट की नॉलेज होना जरूरी है। तो किम कहता है कि जब मैं एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा था तब मैंने अकाउंट्स की बुक्स भी पढ़ी थी, इसलिए मुझे टैक्स की सारी जानकारी है। अब हैरी ये सुनकर खुश होता है कि तभी बाहर से कुछ लोगों की तेज आवाज आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि किम के बिजनेस की वजह से सारे कस्टमर्स उसके पास आ रहे होते हैं, जिससे बाकी बिजनेसमैन का बिजनेस ठप हो गया था। यही वजह होती है कि वो बिजनेसमैन किम के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए आए होते हैं। इसके बाद किम नीचे जाकर उनसे निपटने की सोचता है, लेकिन नीचे आते ही वो देखता है कि बहुत सारा धुआं फैला हुआ है और तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी किम की तरफ बढ़ने लगता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये उस समय की कहानी है जब कोरिया में कम्युनिस्ट स्ट्राइक हो रहे थे और इस वजह से जो भी मोर्चा करता दिखता पुलिस उसे पीटने लगती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट स्ट्राइक की वजह से देश में गृह युद्ध के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, इसलिए लोगों को मारा जा रहा था। खैर, अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और पुलिस डिपार्टमेंट की मेडल सेरेमनी पर शिफ्ट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क नाम के एक ऑफिसर को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है और मेडल से उनकी बहादुरी को नवाजा जाता है। फिर सेरेमनी के बाद हाई रैंकिंग ऑफिसर्स मिस्टर पार्क को बुसान आकर काम करने का ऑफर दिया जाता है, क्योंकि बुसान में ग्वांगजू इंसिडेंट्स के कुछ हिंट्स मिल रहे थे। दोस्तों, ग्वांगजू इंसिडेंट्स में साउथ कोरिया गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स ने मास प्रोटेस्ट किया था और सरकार के हिसाब से ये कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट था। तो आखिर में हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस हैना के रेस्टोरेंट में शानू और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो ग्रुप स्टडी करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। अब शानू के दोस्तों के जाने के बाद किम अपने पुराने दोस्तों के साथ वहां आता है और कुछ देर बाद हम उन्हें पार्टी करता हुआ देखते हैं। अब किम अपने दोस्तों के साथ पैसा कमाने की बात कर रहा होता है, लेकिन शिरान नाम के उसके एक दोस्त को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद शिरान टीवी खोलकर देखने लगता है तो टीवी में बताया जा रहा था कि कई स्टूडेंट्स बुसान में स्ट्राइक करने वाले हैं। अब किम ये न्यूज देखकर कहता है कि ये बच्चे पढ़ने की बजाय धरने में बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
खैर, शिरान जो एक न्यूज रिपोर्टर है, वो किम की बातों से सहमत नहीं होता, पर किम उससे कहता है कि इन बच्चों का धरना ऐसा है मानो बूढ़ी औरतों का चुगली करना, जो बेकार है। ये सुनकर शिरान कहता है कि तुम्हें पैसे बनाने से फुर्सत हो तब तो पता चले कि ये बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं। अब ये कहकर शिरान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी बातों से किम का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर दोनों में हाथापाई हो जाती है। खैर, इसके कुछ ही देर बाद हम मिस हैना को किम के ऊपर दवाई लगाते हुए देखते हैं और किम के सारे दोस्त अब तक जा चुके होते हैं। लेकिन तभी किम शानू से धरने के बारे में पूछता है तो शानू उसे बताता है कि ये धरना करप्ट सिस्टम और एजुकेशन के लिए हो रहा है और कई स्टूडेंट्स के साथ एब्यूज भी हो रहा है, जिस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। तो किम ये सुनकर कहता है कि ये सब बकवास है। इसके बाद वो शानू को आज की तोड़फोड़ और खाने के पैसे देते हुए कहता है कि पैसा ही सारी मुसीबत का हल है। अब मिस हैना, जो किम की बातें सुन लेती है, वो उसके बिहेवियर को देखकर उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। फिर अगले दिन हम ऑफिसर पार्क को बुसान में ऑफिसर शिन से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ शिन पार्क को एक लिस्ट देते हुए कहता है कि ये उन जगहों की लिस्ट है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने का अनुमान है। हालांकि खबर पक्की नहीं है, लेकिन तुम उन लोगों को पकड़कर सच्चाई पता लगा सकते हो। और हाँ, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स तुम जानते हो, हमें किसी भी हाल में माहौल बिगड़ने नहीं देना है। अब शिन के इतना कहते ही मेडिकल ऑफिसर हारू ऑफिसर पार्क के पास आता है। यहाँ पार्क हारू से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ बिना यूनिफॉर्म के रहना होगा। तो हारू पूछता है कि आखिर मुझे किन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। तो पार्क कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। फिर उसी रात हम शानू को एक लाइब्रेरी में कुछ लोगों के साथ पढ़ाई करते हुए देखते हैं कि तभी अचानक पुलिस ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर पार्क वहाँ रेड मारकर शानू को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिस हैना शानू की राह देख रही होती है, लेकिन शानू काफी देर तक घर नहीं आता। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहाँ हम शानू को बहुत जख्मी हालत में देखते हैं। इसी बीच वही मेडिकल ऑफिसर हारू यहाँ शानू को मेडिसिन देने आता है और फिर 1 महीने बाद कहानी मिस्टर ली के ऑफिस पर शिफ्ट होती है, जहाँ मिस्टर ली को कम्युनिस्ट की एक रेड के बारे में पता चलता है। खैर, तभी किम मिस्टर ली से मिलने आता है और बताता है कि मैं एक लॉ फर्म खोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि अकेले रहने से कोई एडवोकेट नहीं आएगा, पर अगर आप होंगे तो लोग जरूर आएंगे। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा लाइसेंस जल्द ही सस्पेंड होने वाला है और मैं उसे रिन्यू नहीं करवाने वाला। तो ये सुनकर किम वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि मिस्टर ली किसी चीज से परेशान है। इसके बाद हम किम के ऑफिस में एक बड़े कंस्ट्रक्शन मालिक मिस्टर फांग को देखते हैं, जो कि टैक्स डिडक्शन के लिए किम को कंसल्टेंट बनने का ऑफर लेकर आता है और किम भी खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मिस्टर फांग के जाने के बाद हैरी किम को बधाई देता है, लेकिन किम खुश नहीं होता क्योंकि उसे शानू के गुम होने की खबर मिल चुकी होती है। इसके बाद किम हैरी को शानू से रिलेटेड कोई क्लू ढूंढने को कहता है। अब 2 दिन बाद किम समंदर के पास अपनी बोट चला रहा होता है, लेकिन किम इस केस को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, आप किसी और को देख लो। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हैरी को पता चल जाता है कि शानू को कम्युनिस्ट केस में 2 महीने पहले अरेस्ट किया गया है और यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए हैरी का दोस्त उसे इस केस से दूर रहने का सुझाव देता है ताकि इन लोगों की गुडविल पर असर ना पड़े। इस तरह अपने दोस्त की बात मानकर हैरी ये डिसाइड करता है कि वो किम को शानू के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद मिस हैना किम के ऑफिस के बाहर उससे मिलने आती है, जहां वो बताती है कि कल रात मुझे एक ऑफिशियल लेटर आया था जिसमें लिखा है कि मेरा बेटा कम्युनिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो लाइब्रेरी पढ़ने गया था। तुम्हें भी पता है कि वो बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं। वो कहती है कि बेटा, पुलिस मुझे शानू से मिलने नहीं दे रही, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे। लेकिन तभी हैरी ऑफिस में आकर बताता है कि हमारी मिस्टर फांग के साथ आधे घंटे में मीटिंग है, जिसके लिए उन्होंने गाड़ी भिजवाई है। ये सुनकर मिस हैना किम से गिड़गिड़ाकर कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो बेटा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। लेकिन किम उसे ऐसे ही छोड़कर और बिना कोई जवाब दिए मिस्टर फांग की मीटिंग अटेंड करने निकल जाता है। अब मीटिंग में हैरी किम को बताता है कि शानू एक कम्युनिस्ट केस में फंसा है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है और ऊपर से इस केस को लड़ना सरकार को चैलेंज करने जैसा है। अब किम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मीटिंग के बाद वो फौरन मिस हैना के घर के एड्रेस पर पहुंचकर उनका इंतजार करने लगता है। अब इंतजार करते करते रात हो जाती है और किम बाहर ही सो जाता है। फिर आधी रात को मिस हैना
अपने बेटे के लिए भटक कर लौट रही होती है, जो किम को देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और समझ जाती है कि किम उसकी मदद के लिए यहाँ आया है। फिर अगले दिन किम जेल में अपनी लॉ सेक्शन को बताकर शानू से मिलने की परमिशन ले लेता है, जिसके बाद हम मिस हैना और किम को विजिटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ शानू को लाया जाता है। यहाँ किम नोटिस करता है कि शानू सही से चल भी नहीं पा रहा है और पागलों की तरह एक ही बात दोहरा रहा है, मैं एक कम्युनिस्ट हूँ। खैर, अपनी माँ को जेल में देखकर शानू थोड़ा होश में आता है और रोते हुए कहता है कि माँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये लोग मुझे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। तभी मिस हैना ये भी नोटिस करती है कि शानू के पूरे शरीर पर घाव के निशान हैं और इन घावों को देखकर किम भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर पुलिस ऐसे क्यों मार रही है, क्योंकि ऐसा या तो तब किया जाता है जब सामने वाला कोई क्रिमिनल हो या फिर तब जब इसी से कुछ उगलवाना हो। खैर, अब मिस हैना शानू के घाव को देखकर सामने खड़े पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़कर कहती है, मेरे बच्चे को किसने मारा। फिर आवाज सुनकर कई पुलिस ऑफिसर्स आकर शानू को वहाँ से ले जाते हैं और मिस हैना अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद किम को कुछ याद आता है और वो फौरन मिस्टर ली के ऑफिस में जाकर पूछता है कि आप जो केस मेरे पास लेकर आए थे, क्या वो कम्युनिस्ट केस था। और उसके इतना कहते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम किम को अपने घर में लॉ से रिलेटेड कई किताबें स्टडी करते हुए देखते हैं और फिर पूरी रात जागने के बाद किम सुबह सुबह 5 बजे मिस्टर ली के पास पहुंचकर कहता है, मैं इस केस को लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शानू और बाकी जितने भी बच्चों को कम्युनिस्ट बताकर पकड़ा गया है वो सब निर्दोष हैं। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इस केस को लेने से आम जनता का गुस्सा तुम पर टूट सकता है। लेकिन किम कहता है कि वो अब इस केस के लिए हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार है। इसके बाद हम कोर्ट में किम को देखते हैं, जहां उसे अपना दोस्त कम दुश्मन शिरान मिलता है। अब किम यहाँ शिरान से कहता है कि मैं ही वो कम्युनिस्ट केस लड़ रहा हूँ। लेकिन शिरान कहता है कि क्या ये तुम्हारी पैसे कमाने की कोई नई चाल है, या तुमने सरकार से पैसा खाया है इस केस को हारने के लिए। ये सुनकर किम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे पता है कि उसने शिरान को जिस तरह से ट्रीट किया था, एक दिन ऐसा होना ही था। फिर किम अपने सीनियर लॉयर मार्क से मिलता है, जो इस केस में उसका साथ देंगे, और फिर वो अपने अपोनेंट राकू युगी से मिलता है, जो उसके खिलाफ सरकार की तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद ये सारे लॉयर्स जज कामुरा से मिलते हैं। यहाँ जज इनसे कहता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, तो जाहिर है कि मीडिया वाले इसे नाजुक तरीके से देखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोर्ट में ऐसा कुछ ना बोलें जो देश को हानि पहुंचाए। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। हम कोर्ट रूम में उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें कम्युनिस्ट बताकर पुलिस ने अरेस्ट किया था, और इन स्टूडेंट्स में शानू भी शामिल होता है। अब स्टूडेंट्स के आते ही किम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों की हथकड़ियां खोल दी जाएं, क्योंकि गुनहगार साबित होने से पहले सारे सस्पेक्ट्स बेगुनाह होते हैं। तो जज इसकी अनुमति दे देता है और केस की हियरिंग शुरू होती है। अब अपोनेंट लॉयर राकू युगी बताता है कि जज साहब, ये सारे बच्चे कम्युनिस्ट हैं। इन्होंने लाइब्रेरी में एक इलीगल गैदरिंग की थी, जहां इन्हें बच्चों को इनकरेज करते हुए देखा गया था। वो कहता है कि मेरे पास इस चीज का सबूत है, क्योंकि इस चीज का बयान इन्होंने इन पेपर्स पर लिखित रूप में पुलिस को दिया है। ये सुनकर अब जज बयानों को देखता है और सीधा शानू से पूछता है कि क्या तुमने ये बयान खुद लिखा है। तो शानू ये सुनकर किम की तरफ देखने लगता है और फिर किम खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जज उसे शांति से बैठने को कहता है और वापस शानू से पूछता है कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो कि क्या ये तुमने ही लिखा है। तो शानू आखिर में हाँ में जवाब दे देता है। अब इसके कुछ देर बाद ब्रेक टाइम में कोर्ट के बाहर सीनियर लॉयर मार्क किम को डांटते हुए कहता है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी केस है, तुम्हें भी जल्दी बोलने का टाइम मिलेगा, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी मत करो। तो किम उसे बताता है कि उन बच्चों को टॉर्चर करके ये सब लिखवाया गया है, मैं बस यही बताने वाला था। तो मार्क कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें लॉ सिखाने नहीं बैठा, मुझे जो समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। खैर, अब रात में किम हैरी को बताता है कि मैंने शानू की फर्स्ट हियरिंग अटेंड कर ली है और अब मैं इस केस को लड़ने वाला हूँ। लेकिन हैरी किम को समझाता है कि इस केस को मत लड़ो, वरना लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन किम उसकी एक नहीं सुनता। फिर अगले दिन केस की हियरिंग फिर से शुरू होती है, जहाँ राकू युगी कटघरे में रोनाल्डो को लेकर आता है, जो डोमेस्टिक एंड फॉरेनर पुलिस इंस्टीट्यूट से होता है। अब रोनाल्डो कोर्ट में बताता है कि इन स्टूडेंट्स के पास जो किताबें मिली वो E.H. कार नाम के एक आदमी ने लिखी थी और उन बुक्स में कम्युनिस्ट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ये सुनकर राकू युगी जज से कहता है कि मिलॉर्ड,
इससे साफ जाहिर होता है कि इन बच्चों की मीटिंग कम्युनिस्ट भड़कावे को लेकर थी और यही वजह थी कि ये बच्चे उस दिन कम्युनिस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इतना कहकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि फिर सीनियर लॉयर मार्क अपना तर्क देने के लिए उठने वाला होता है कि तभी किम उससे पहले खड़ा होकर बोलना शुरू कर देता है। यहाँ किम कहता है कि मिस्टर E.H. कार एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे जिन्होंने वॉर के दौरान साउथ कोरिया का साथ दिया था। वो ब्रिटिश एम्बेसडर थे, न कि कोई कम्युनिस्ट। उनकी लिखी बुक कम्युनिस्ट को बढ़ावा कैसे दे सकती है, जबकि ये बुक किसी भी कोरियन बुक स्टोर में अवेलेबल है। इसका मतलब खुद कोरियन एजुकेशन सिस्टम भी कम्युनिस्ट हिस्ट्री जानने के लिए इसे सपोर्ट करता है और अगर ये बुक कम्युनिस्ट को बढ़ावा देती तो इसे कोरिया में लीगली नहीं बेचा जाता। किम आगे कहता है कि ये बच्चे बेगुनाह हैं क्योंकि वो उस दिन सिर्फ हिस्ट्री रिलेटेड बुक पढ़ रहे थे, कोई कम्युनिज्म नहीं फैला रहे थे। इसके बाद हम कोर्ट के बाहर किम को शानू के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ किम उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें मैं बेगुनाह साबित करके रहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे ये जानना होगा कि तुम्हें कहाँ कैद करके रखा गया था। तो शानू उसे बताता है कि मुझे लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन उस जगह शिप की आवाजें आया करती थी। इसके बाद किम शानू की बताई जगह को ढूंढने लगता है और खुशकिस्मती से उसे वो जगह मिल जाती है। और दोस्तों, ये वही जगह होती है जहां हमने पार्क, शिन और हारू को मिलते हुए देखा था। हालांकि अब यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। अब किम इस जगह की छानबीन करना शुरू कर देता है और तभी उसे यहाँ एक लोहे की रॉड मिलती है। इसी बीच वो समझ जाता है कि यहाँ शानू को बहुत बुरी तरह से मारा गया होगा और उसके दिमाग में जबरदस्ती ये भरवाया जा रहा होगा कि वो एक कम्युनिस्ट है। लेकिन हुआ ये होगा कि शानू इसके लिए राजी नहीं था, जिस वजह से उस पर बहुत टॉर्चर किया गया और आखिर में उसे वो बयान लिखना पड़ा। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में ऑफिसर पार्क वहाँ आकर किम पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम इस केस से दूर रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब अगले दिन हम किम को वापस कोर्ट में देखते हैं, जहाँ वो आज शानू को कटघरे में लेकर आया होता है। अब किम सबको बताता है कि 2 महीने के टॉर्चर में शानू का 10 किलो वजन कम हुआ है और उसकी बॉडी पर कई मार्क्स हैं जो साफ दिखाते हैं कि उसे टॉर्चर किया गया है। इसके बाद वो शानू से वो सब बताने को कहता है जो भी उसके साथ हुआ। अब शानू कोर्ट में सभी को बताता है कि जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया वो मुझे बस जिंदा रहने भर का खाना देते थे और जो औजार उनके हाथ लगता उसी से मुझे मारना शुरू कर देते थे। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर पार्क के साथी शानू के फेस पर कपड़ा रखकर उसके मुंह पर खौलते नूडल्स का सूप डालते हैं, जिससे शानू दर्द से चिल्लाता है। इसके बाद शानू कोर्ट में आगे बताता है कि एक बार कैन नाम के स्टूडेंट को मेरे पास बैठाकर पार्क ने एक नकली स्क्रिप्ट पढ़ने को भी कहा था, जिसमें लिखा था कि हमारी मीटिंग कैसे हुई और हमने कम्युनिस्ट फैलाने का प्लान कैसे बनाया। लेकिन वो स्क्रिप्ट नकली थी और कैन मेरे सामने वो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त बहुत रोया था। अब हम कोर्ट में देखते हैं कि कैन और बाकी बच्चे अपने ऊपर हुए टॉर्चर को याद करके बहुत रोते हैं और इसके बाद शानू के बयान को सुनकर किम कोर्ट से ऑफिसर पार्क को कटघरे में लाने की रिक्वेस्ट करता है। पर इतने में जैसे ही बच्चों के पेरेंट्स को पता चलता है कि पार्क ने उनके बच्चों को टॉर्चर किया है, वो उसे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर पुलिस उन्हें वहाँ से निकाल देती है और कोर्ट रूम में सिर्फ लॉयर, जज, पार्क और रिपोर्टर शिरान ही बचते हैं। यहाँ ऑफिसर पार्क जज से कहता है कि सर, नेक्स्ट हियरिंग में मैं अपना बयान देने को तैयार हूँ। फिर रात में हम किम को मिस्टर फांग से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ फांग किम को इस केस को छोड़ने का सुझाव देता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी डील कैंसिल कर दूंगा। लेकिन किम पीछे हटने को राजी नहीं होता और फांग की डील ठुकराकर अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद ऑफिस में हैरी किम से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए तुम बहुत पछताओगे क्योंकि ये केस हमारे काम और गुडविल को ले डूबेगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब किम कोर्ट में जाता है तो पब्लिक उसके ऊपर अंडे फेंकने लगती है, जो साफ साफ उनके गुस्से को दर्शाता है। इसके बाद हम किम को बाथरूम में देखते हैं, जहां वो अपनी शर्ट साफ कर रहा होता है कि तभी शिरान वहां आता है और किम को अपना कोट और शर्ट दे देता है, क्योंकि किम की शर्ट से दाग नहीं निकल रहे थे। इस सीन से हमें समझ में आता है कि शिरान अब किम के सपोर्ट में है और उसे पता चल चुका है कि किम इस वक्त सच्चाई के लिए लड़ रहा है, न कि पैसों के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम किम को कोर्ट रूम की तरफ जाता हुआ देखते हैं और तभी उसे पता चलता है कि कल के हादसे के कारण किसी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद किम अकेले ही अंदर जाता है, जहां इस बार कटघरे में पार्क बैठा होता है। अब पार्क शपथ लेता है कि वो जो भी बोलेगा सच बोलेगा। अब किम उससे पूछता है कि क्या आपने कानून के दायरे में रहकर इन बच्चों को अरेस्ट किया था? तो पार्क जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने इनको गिरफ्तार करते वक्त किसी कानून को नहीं तोड़ा। लेकिन किम कहता है कि अरेस्ट वारंट्स तो सारे सस्पेक्ट्स के घरों में 2 महीने बाद पहुंचे थे, जबकि आपने इनको पहले ही उठा लिया था। ये आपका कौन सा कानून था
तो पार्क कहता है कि ऐसे केसेस में हमें पहले एक्शन लेने को कहा जाता है, जबकि कुछ दिनों बाद ही हम अरेस्ट वारंट भेज देते हैं, क्योंकि इस तरह के केस में क्रिमिनल कोई सबूत नहीं छोड़ते। ऊपर से ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ का मामला है। ये सुनकर किम कहता है कि कुछ बच्चे बस हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतिहास को पढ़ने में नेशनल सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन कैसे हुआ। इतना कहकर वो पार्क को नेशनल सिक्योरिटी लॉ के पहले पन्ने के सेक्शन वर्ड ट्रू वर्ड पढ़कर सुनाता है। अब किम आगे पूछता है कि क्या आपने इन बच्चों को टॉर्चर किया था, तो पार्क झूठ बोलते हुए साफ मुकर जाता है, जिस पर किम उस पर चिल्ला पड़ता है और पार्क भी गुस्से में किम पर चिल्लाने लगता है। अब इस वजह से जज कहता है कि कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग 2 दिन बाद होगी, जो आखिरी हियरिंग होगी। इसके बाद जज और बाकी लोग चले जाते हैं और तभी किम का सीनियर कहता है कि तुम चाहते तो इन बच्चों की सजा कम करवा सकते थे, लेकिन अब हम अपोनेंट से नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने पूरा केस तबाह कर दिया है। और ये कहकर सीनियर वहाँ से चला जाता है। खैर, इसके बाद जब किम अपने ऑफिस में आता है तो हैरी उसे बताता है कि कई लोग आज ऑफिस में घुस आए थे और यहाँ तोड़फोड़ करके चले गए। अब किम वापस घर लौटता है और अपनी वाइफ लीसा से उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने कॉल करके उसे और उसके बच्चों को मारने की धमकी दी है। फिर अगले दिन किम अपने ऑफिस में अकेला होता है और तभी वो नोटिस करता है कि एक आदमी उसे मारने के लिए बाहर खड़ा है। अब उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय खाने की डिलीवरी लेकर आता है, लेकिन किम उससे कहता है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि मुझे इस डिलीवरी के साथ एक लेटर भी देने को कहा गया है। इसके बाद किम लेटर को पढ़कर कुछ सोचते हुए डिलीवरी बॉय से पूछता है, क्या तुमने खाना खाया? इसके बाद हम किम को डिलीवरी बॉय की ड्रेस में वहाँ से निकलते हुए देखते हैं। फिर किम चर्च में जाकर मेडिकल ऑफिसर हारू से मिलता है, क्योंकि असल में हारू ने ही वो लेटर भिजवाया था। अब हारू से मिलने के बाद किम मिस्टर ली और शिरान के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हारू की हियरिंग के दौरान हमें इंटरनेशनल रिपोर्टर्स की जरूरत होगी, क्योंकि उसकी गवाही से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद शिरान इंटरनेशनल रिपोर्टर्स का इंतजाम करने को मान जाता है। और फिर जब अगले दिन जज हियरिंग के लिए घर से निकल रहे होते हैं, तभी किम उन्हें रास्ते में रोककर कहता है कि मेरे हाथ एक विटनेस लगा है जिसके बयान को सुनना जरूरी है। लेकिन जज इसके लिए मना करता है, लेकिन किम कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखूंगा जिसमें बता दूंगा कि आप करप्ट जज हैं और आपने एक विटनेस को गवाही देने से खारिज कर दिया। तो इस तरह वो जज किम की बात मान लेता है। इसके बाद हम किम को कोर्ट रूम में देखते हैं, जहां कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं। फिर कटघरे में ऑफिसर हारू को बुलाया जाता है, लेकिन सामने वाला वकील राकू युगी इसके लिए नहीं मानता, पर जज उससे कहता है कि मैंने इसकी अनुमति दी है, तुम शांत रहो। अब हारू वहां आकर बताता है कि 2 महीने पहले जब मैंने छुट्टी की रिक्वेस्ट डाली थी तो मिस्टर पार्क ने उसे खारिज करके मुझे इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था। वो कहता है कि पार्क इन बच्चों को लोहे से पीटता था, शॉक ट्रीटमेंट देता था, साथ ही कई दिनों तक इन्हें खाना या सोने नहीं दिया जाता था। मैंने ये भी देखा कि हर उस चीज से उन्हें मारा गया जो इल्लीगल है। इस तरह हारू का बयान साबित कर देता है कि पार्क गुनहगार है। लेकिन तभी पार्क की टीम का एक हेड ऑफिसर कोर्ट में आकर कहता है, जब इन बच्चों को पकड़ा गया तब हारू छुट्टी पर था, उसकी किसी भी लीव रिक्वेस्ट को खारिज नहीं किया गया, यानी हारू झूठी गवाही दे रहा है। तो हारू कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी छुट्टी खारिज करके पार्क ने मुझे इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था। इसके बाद ऑफिसर हारू को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन किम समझ जाता है कि हारू को फंसाने के लिए ये सब पार्क ने किया होगा, ताकि अगर कभी हारू अपनी बात से पलट जाए तो उसकी गवाही झूठी मानी जाए और किम ये केस हार जाए। खैर, इसके साथ ही इस केस की आखिरी हियरिंग खत्म हो जाती है और फिर अगले सीन में हम किम को मिस हैना के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। मिस हैना को किम से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी से कोशिश की थी। लेकिन तभी हैरी, मिस्टर ली और सीनियर ऑफिसर मिस हैना के रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां मिस्टर ली किम को बताते हैं कि शानू को 3 साल की सजा मिली है, पर किम इस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। और फिर कुछ दिनों बाद हम किम को लोगों के साथ मिलकर करप्ट सिस्टम के खिलाफ मोर्चा निकालते देखते हैं। हम देखते हैं कि इस वजह से किम को भी जेल हो जाती है और किम के केस की हियरिंग भी कोर्ट में होने लगती है, जहां मिस्टर ली उसका केस लड़ते हैं। अब मिस्टर ली जज को एक लिस्ट देते हुए कहते हैं कि इसमें उन लॉयर्स के नाम हैं जो किम को सपोर्ट करने के लिए आज मौजूद हैं। और मूवी की एंडिंग में बताया जाता है कि उस दिन कोर्ट में बुसान शहर के 142 लॉयर्स में से 99 लॉयर्स किम के सपोर्ट में मौजूद थे। और इतना बताते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी साउथ कोरिया में 1981 के रियल लाइफ बुरीम केस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 22 बच्चों, टीचर्स को और कुछ वर्कर्स को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया था कि वो नॉर्थ कोरिया के समर्थक हैं। लेकिन किम यानी रियल लाइफ यून नाम के आदमी ने उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी
और बाद में युन 2003 से लेकर 2008 तक के लिए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों को कभी नींद नहीं आती और उनके लिए हार जैसा कोई शब्द इस दुनिया में नहीं होता। साथ ही हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि हर आदमी वक्त के हिसाब से अपने आप को आने वाले वक्त के लिए ढालता है। कुछ वैसे ही बने रहते हैं लालची और अड़ियल, जबकि कुछ खुद को इस समाज और आने वाले फ्यूचर के लिए बदल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।